दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में इसकी विभिन्न कड़ियों में मैंने कविताएं, कहानियां, लेखकों से मुलाकात, आलोचकों से किसान आंदोलन को समझने की जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। या यूं भी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का निर्वाह आपकी उपस्थित से मैंने करने का प्रयास किया है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, और खास मेहमान जब मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक मेहमान वो होते हैं जिनको आप विद्वता के, अगर हम दुनिया में कहें तो जिनके पास डिग्रियां होती हैं, लेकिन खास मेहमान वो होते हैं जिनकी पाठशाला हमारा समाज होता है। और दरअसल ये जो पाठशाला हमारी है वो कई सारी डिग्रियों से बड़ी पाठशाला होती है। आज हमारे साथ बड़े किसान नेता हैं शिवाजी राय साहब। मैं एक जिज्ञास विद्यार्थी की हैसियत से मैं समझने का प्रयास करूंगा कि इस किसान आंदोलन को लेकर के जो भी चीजें रही हैं, जो दिख रहा है, और इसका जो इतिहास रहा है किसानों का, खासतौर से किसान आंदोलनों का और सत्ता के चरित्र का, इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। किताबी दुनिया के दर्शकों से मैं शिवाजी राय साहब का परिचय करवाना चाहता हूँ। शिवाजी राय साहब किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं। किसान आंदोलन जो समर्थन समिति बनी थी लखनऊ की, उसके संयोजक रहे हैं और 30 साल से वो किसानों और मजदूरों की बात लगातार करते आ रहे हैं। सर, किताबी दुनिया की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको आज 125 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इस आंदोलन को देखते हुए जो इसके पहले के आंदोलन चलाए गए हैं, उनमें और इनमें आप मूलभूत अंतर क्या पाते हैं इस आंदोलन में? पहले जो आंदोलन चलाए गए हैं, इतना बड़ा आंदोलन और इतना लंबा आंदोलन, और मैं ये कह सकता हूं कि यह आंदोलन अपने तरह का अलग किस्म का आंदोलन है। और ये आंदोलन समाज के सभी तबके के लोगों को छुआ है, उसको परखा है। और मुझे लगता है कि यह आंदोलन बिल्कुल एक वर्गीय आंदोलन नहीं है, ये सर्व समाज का आंदोलन, पूरे समाज का आंदोलन। यह आंदोलन समाज के सभी तबके को संदेश दिया है कि ये जो लड़ाई है देश में, ये केवल एक किसान वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई गरीब की भी है, ये लड़ाई मजदूर की भी है, ये लड़ाई सर्व समाज की है, ये लड़ाई मिडिल क्लास की है, ये लड़ाई उन सबकी है जो देश में, दुनिया में अनाज खाते हैं, अनाज का इस्तेमाल करते हैं, जो अनाज को की जरूरत को महसूस करते हैं। ये उनकी सबकी लड़ाई है और इस सब लड़ाई को, सबकी लड़ाई इस आंदोलन ने बनाया है। ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया कि एक किसान आंदोलन समाज के सभी हिस्से का आंदोलन बन जाए। और ये दावे के साथ ये आंदोलन, आजादी की लड़ाई में जब कानून के खिलाफ आंदोलन चलते थे, आजादी के बाद यह आंदोलन एक अलग तरह का आंदोलन है कि ये कानून के खिलाफ, और ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, समाज की आजादी की लड़ाई है। जब उस परिस्थिति में लड़ाई शुरू हुई है, इस परिस्थिति में देश में फांसीवादी ताकत पूरी ताकत के साथ देश पर सभी तबकों की जुबान बंद कर दिया था, सबको, सबके हाथ में हथकड़ियां पहना दिया था, बेड़ियां पहना दिया था। हैसियत लोगों की नहीं बन पा रही थी, इस फांसीवादी ताकत से कैसे लड़ा जाए। उस हालात में इस किसान आंदोलन ने समाज के हर तबके को जुबान दिया, इस आंदोलन ने आवाज दिया, इस आंदोलन ने। इस आंदोलन की विशेषता है। ये जो इतना लंबा अनुभव आपके पास है, इसमें अलग अलग मौकों पर आपने आंदोलन चलाए हैं, और जी जब आंदोलनों में सत्ता के जो प्रतीक होते हैं उनके साथ टकराव भी होता है। कई बार आंदोलन को दूसरे रास्ते पर बढ़ाने में, या यूं कहें कि दिग्भ्रमित करने में, उनकी चालें भी आपको देखने को मिली होंगी। इस आंदोलन की जो पूरी सांगठनिक क्षमता है, क्या उसको देख करके ये नहीं लगता है कि इस आंदोलन की जो तैयारी है उसमें किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से जो समझदारी का परिचय दिया जा रहा है, क्या इसकी कोई दूसरी मिसाल भी आपको मिलती? मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आंदोलन कोई अकस्मात नहीं खड़ा हुआ है। इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, काफी पहले से, मोदी जी के आने के बाद 1 साल बाद ही ये लोग जान गए थे कि मोदी जी जो लाए गए हैं, आए नहीं, लाए गए हैं,
और जिन ताकतों द्वारा लाए गए हैं उन ताकतों के साथ सशर्त इन्होंने चीजें तय किया है कि जब ये आएंगे तो देश में कृषि कानून पास करेंगे, माने खेती का कानून पास करेंगे, बनाएंगे, और श्रम कानून बनाए पास करेंगे, माने वो जो पुराने श्रम कानून है उन कानूनों को ये खत्म करेंगे, और जो एक्चुअल में मजदूरों को गुलाम बनाने का कानून बनाएंगे, और किसानों को की जमीन छीनने का कानून और उनके उत्पाद को छीनने का कानून बनाएंगे। इसलिए इस चीज को पहले से ही लोग भाग गए थे, और हमारे सभी किसान नेता, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, कि जब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी तो बात तय था कि मोदी जी एक दिन किसी न किसी रूप में कानून को ले आएंगे, और उसकी तैयारी हमारी पहले से होनी चाहिए। और इसीलिए आप देखे होंगे कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 500 संगठन एक साथ एक आंदोलन की रणनीति को लेकर के। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी 30 नवंबर को, 2020 नहीं बल्कि 2019 में भी 30 नवंबर को दिल्ली में हम लोग धरने पर बैठे थे, और पार्लियामेंट में कानून बना करके विधेयक भी, प्राइवेट बिल भी दिया गया था, 2 प्राइवेट बिल दिया गया था। उसमें 2 एमपी जो किसान आंदोलनों से जुड़े थे उन लोगों ने प्रस्ताव को रखा था। वो बिल पर बहस नहीं कराई सरकार ने, क्योंकि दुनिया देश में जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है, इस सिस्टम में कोई प्राइवेट बिल पर बहस नहीं हो सकती है। सरकार के जो बैठे हुए लोग हैं और पार्लियामेंट में जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं कि आज तक कभी किसी भी अध्यक्ष ने, सरकार किसी की भी रही हो, प्राइवेट बिल पर बहस नहीं कराया गया, कभी नहीं कराया गया। जब सरकारी बिल आता है तो उसी पर बहस होती है। तो हम लोगों ने 2 बिल पेश किया था, और आप देखे होंगे संसद पर मार्ग पर बैठ करके, और बिल्कुल संसद चलाई गई थी वहां पर, और शायद तमाम नेता लोग आए थे, विपक्षी नेता लोग आए थे उसमें। तो ये बात हम लोग जानते थे कि ये एक कानून बनाएंगे, और इसलिए ये पहली बार हुआ है देश में 500 संगठन एक साथ एका किया गया। ये लगातार 5-6 सालों से एक रणनीति के तहत आया कि ये जब सरकार ऐसा करेगी, निश्चित करेगी, क्योंकि ये कारपोरेट से इनका एग्रीमेंट है, और इसको स्पष्ट कहना चाहिए और देश को यह जानना चाहिए कि मोदी जी कोई लोकप्रियता से देश के प्रधानमंत्री नहीं बन गए, और जनता ने लोकप्रियता में वोट नहीं डाला उनको। वोट लेने का सिस्टम जो समय समय बदलता रहा है, आजादी के बाद जो वोट लेने का सिस्टम है वो समय समय पर बदलता रहा है। उस वोट लेने के सिस्टम में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और आप देखे होंगे कि 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, वो कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा कर दिया था। और लेकिन वो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 का, एक्चुअल में किसानों की एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ था। जो 1894 का कानून जो अमेंडमेंट हुआ, देश में तमाम किसानों से जमीन छीनी गई थी, गोलियां चली थी, लाठियां चली थी। उदाहरण में आ जाइए उत्तर प्रदेश में, मैं खुद उसमें लगातार 20 सालों से उस आंदोलन में शामिल हूं, जो कुशीनगर में मैत्रेय परियोजना के नाम पर किसानों से 870 एकड़ जमीन छीन ली गई थी महात्मा बुद्ध की 500 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए। अब उसका हश्र देखिए, 20 साल बाद सरकार ने कहा कि वो परियोजना संभव नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद अनुमान होता है। यही सरकार उस समय भी थी जब ये जमीन ली गई थी किसानों से, कुशीनगर की जमीन ली गई थी, तो किसान उजड़ रहे थे। 20 सालों से किसान लड़ रहे हैं वहां पर। आज जाके सरकार कह रही है कि ये परियोजना लागू होने लायक नहीं है। जो सरकार 20 साल आगे तक नहीं देख सकती, 5 साल आगे नहीं देख सकती, और वो जमीन उस स्थिति में दे दिया गया जिस आदमी को, जिस परियोजना को चलाने के लिए उस ट्रस्ट को दिया गया था, मैत्री ट्रस्ट को। वो मैत्री ट्रस्ट जो है ये डिक्लेयर करता है कि मेरे पास 0 बैलेंस है, हम चंदा ले करके मूर्ति लगाएंगे और मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और यूनिवर्सिटी खोलेंगे। ये बड़ी विडंबना है, किसानों की जमीन छीन ली जाए और किसी को जिसमें 0 बैलेंस है वो चंदा लेकर के इतना बड़ा काम करेगा, 5,000 करोड़ की परियोजना लगाएगा, वो लगाएगा। ये सरकार की कैसी है? ये कैसी सरकार चल सकती है देश में? ये कैसे डेमोक्रेटिक सरकार हो सकती है? और मैं यही बात उस समय भी पूछा करता था सरकारों से कि आप बताइए, अगर जो किसानों की जमीन छीन करके किसी कंपनी मालिक को दे दें, किसी ट्रस्ट को दे दें, तो मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से
कि आप अगर जो कंपनी जो है, जो कंपनी जिस कंपनी को किसान कच्चा माल पैदा करता है, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो या तमाम चीज, कपास वगैरह में जो सूता फैक्ट्री है या कपड़े की मिलें हैं, जो किसान जो भी कच्चा माल पैदा करता है, तो उत्पादक का जो माल है, कच्चा माल है, और मजदूर और इंजीनियर मिलकर कंपनी चलाते हैं। तो मैं कहूं सरकार से कि ये कंपनी किसान मांग रहा है, उनको दे दीजिए, अध्ययन करके दे दीजिए, उसको चलाना चाहता है। किसान की जमीन छीन कर उनको दे देते हैं, क्योंकि कंपनी वाला मांगता है आपसे कि 5,000 एकड़ दे दीजिए, 2,000 एकड़ दे दीजिए, वो कारपेट फार्मिंग करेगा, वो जो है बीज उगाएगा या वो फैक्ट्री लगाएगा। तो हम ये भी कहते हैं ना भाई, कंपनी और सरकार के पास इतना बूथा हो कि कंपनियों से कंपनी छीन करके उन किसानों को दे दे, किसान मिलकर कंपनी चलाएंगे। इंजीनियर तो कंपनी चलाता है, किसानों के बेटे ही तो मजदूर है, मजदूर कोई विदेश से तो आया नहीं है। आज के देश के कंपनियों में किसान के बेटे तो मजदूर है, और खेत में काम करता है, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। एक फैक्ट्री दे दीजिए अधिकार करके, क्षमता हो तो। लेकिन ये जो कारपोरेट सरकारें हैं, ये कारपोरेट जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कंपनियों के पैर तले दबी हुई सरकारें ये ऐसा नहीं कर सकती हैं। किसानों के खिलाफ कानून बना सकती हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून बना सकती हैं, लेकिन ये कंपनियों के खिलाफ कानून नहीं बना सकती हैं। कंपनी छीन कर देने की हैसियत उनकी नहीं है, भले किसान की जमीन छीन कर दे दे। इसलिए आप देखे होंगे ये जो कंडीशन बनती चली आई, दादरी परियोजना आपने देखा होगा, 300 एकड़ जमीन की जरूरत थी। आपके उत्तर प्रदेश में, आप चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ठीक से समझते हैं कि दादरी में और लखीमपुर में ज्यादा अंतर नहीं है, बगल में ही दादरी है, दिल्ली के बगल में। 3500 एकड़ जमीन दे दिया छीन करके, अंबानी को दिया था, वो किसान को नहीं दिया, अंबानी को दिया। बिजली परियोजना लगाएंगे, दुनिया का कोई भी इंजीनियर या विद्वान नहीं कह सकता कि एक बिजली परियोजना लगने के लिए 3500 एकड़ जमीन चाहिए। आपने 1 रुपये कास्ट पर जमीन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज किया उसको। जो लैंड एक्विजिशन 1894 का अमेंडमेंट 2013 में हुआ, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उसको। तो अब समझिए स्थिति को, जमीनें छीनी जा रही थी। भट्ठा परसौल की घटना हुई, अब नंदीग्राम और सिंगूर की बात हुई, चर्चा बहुत रही उस दौर में, बड़ा ऐतिहासिक घटना है, सरकार बदल गई वहां पर। तो इस स्थिति में जब कानून बदल गया तो कंपनियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कंपनियों ने लॉबिंग करके और मोदी जी को सशर्त ले आया कि कानून जो है, श्रम का कानून और जमीन का कानून आपको बदलना है, और इसलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और बड़ा निवेश किया। एक अखबार ने लिखा भी था कि पहली बार हिंदुस्तान में कंपनियों ने आज तक जो चंदा देते थे पार्टियों को, उन कंपनियों ने सरकार बनाने में निवेश किया। अखबारों ने लिखा इस बात को। तो वो आंदोलन जो लगातार 25 सालों से हम लोग चला, उसका अनुभव था, ये कब कानून बनाएंगे, इनकी बेचैनी है। इसलिए पहले से ही तमाम किसान संगठनों का, मजदूर संगठनों का एका हुआ, और हम मानते हैं भारत में, इसलिए मैंने किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा बनाया कि ये जो मोर्चा किसान मजदूरों के बिना, एक हुए बिना, हम फांसीवादी ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से और देश के कारपोरेट ताकतों से हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तबका जब एक साथ होगा ये लड़ाई होगी। और इसलिए आपने देखा कि 500 संगठनों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार किया था 30 नवंबर को पहले। इसीलिए 27 अक्टूबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में एक बैठक की गई, जब एक कानून उन्होंने पास कर दिया संसद में, और गैर कानूनी तरीके से पास, गैर मैंने इलीगल पास किया उसको, मैंने गैर संवैधानिक तरीके से पास किया कहा जाएगा उसको, कि संसद में इन्होंने वोट नहीं डलवाया, इन्होंने राज्यसभा में वोट नहीं डलवाया, वो बाइकाट हुआ, बहस नहीं करवाया, और इन्होंने करतल ध्वनि से संसद में कानून पास। इतना बड़ा कानून जो देश की परिस्थिति को बदल देगा, देश के हालात को बदल देगा, देश में आंदोलनों की झड़ी लग जाएगी, देश में आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ये जानते हुए भी इस देश की सरकार ने संसद में, इस देश की संसद में वो कानून पास कर दिया, ताली बजाकर कानून पास कर दिया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसलिए उसकी रणनीति आप देखेंगे तो पहले से जो आ रही थी, 27 अक्टूबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में बैठक हुई थी, 500 किसान संगठन आए हुए थे, 500 लोग आए थे किसान संगठनों के, और 27 नवंबर को दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हम लोग धरना देने का कार्यक्रम पहले से तय किए थे। चूंकि ये केवल किसान के हित की लड़ाई नहीं है, एक किसान संगठन के हित की लड़ाई नहीं है, ये पूरे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और वो लोग जो पीडीएस सिस्टम में जिनको अनाज मिलता है, फूड सिक्योरिटी कानून के तहत बड़ी लड़ाई के बाद फूड सिक्योरिटी कानून पास हुआ, उस लड़ाई के उस कानून के तहत जो अनाज मिलता है, उन गरीबों को अनाज नहीं मिलेगा।
जब अंबानियों के कुठार में, अमीरों के कुठार में जब अनाज चला जाएगा, तो मुझे नहीं विश्वास है कि कोई भी सरकार उसे कब्जे से निकाल करके उन गरीब तक अनाज पहुंचा पाएगी। इसलिए कानून गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। इसलिए जो एका हुआ है, ये एका बहुत तरीके से हुआ है और तय हुआ है कि जब तक ये सरकार नहीं चली जाती, या तो कानून रहेगा या तो सरकार रहेगी, ये दो में एक रहेगा। इसलिए बहुत संयमित चलेगा और संहिताबद्ध चलेगा। हम जल्दी में नहीं है कि नहीं नहीं, हम जानते हैं कि 2 दिन में कोई सरकार कानून वापस नहीं ले लेती है, क्योंकि ये रोलर एक्ट आया था, उसमें कितनी लड़ाइयां हुई थी। तो हम लोगों ने आजादी के उस इतिहास को देखा, समझा है और पढ़ा है उस इतिहास को। इसलिए हम लोग समझते हैं कि एक ऐतिहासिक लड़ाई है, दुनिया के में एक इतिहास कायम होने जा रहा है। यदि कानून पास हो गया तभी मानते हैं ये देश में 1757 का वो कानून जो बना था, उस समय अंग्रेजों को जब जमीन सौंप दी गई थी, अंग्रेजों ने जमीन कब्जा कर लिया था, और उसके तहत आप देखे होंगे अंग्रेज तय करते थे कि क्या बोया जाएगा खेत में। और आप देखेंगे अफीम की खेती, और आप देखेंगे तो नील की खेती। तिनकठिया का कानून इसी के तहत है कि अंग्रेज तय करते थे कि क्या बोएंगे, किसान क्या बोएगा। आज ये कानून भी कह रहा है कि किसान क्या बोएगा वो कंपनी तय करे। तो एक ऐतिहासिक चीज हो गई ना। तो एक ऐतिहासिक चीज के लिए एक लड़ाई भी ऐतिहासिक होगी, जल्दी निपटने वाली नहीं है, और सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। फांसीवादी सरकार है, लोकतांत्रिक नहीं है, कंपनियों द्वारा प्रायोजित तरीके से बनाई गई सरकार है। इसलिए सरकार नहीं पीछे हटेगी तो किसान भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जरूरी है लड़ाई को, जितनी लंबी लड़ाई ले जाना है, उतना ही हमें संहिताबद्ध होकर के संयम तरीके से लड़ना है। हमें एक दूसरे की बात को माननी है। इसमें किसी संगठन का अपना ईगो नहीं है। ये तरीका, ये चीज है। जी जी। आपने अपने एक लेख में लिखा है कि सरकारी जिम्मेदारियों को तिलांजलि। जी, आपने उसमें बताया है कि जो पहले जीडीपी थी उसमें जो हमारे खेती का जो हिस्सा होता था वो कितना ज्यादा होता था, और धीरे धीरे उसको खत्म किया गया। तो ये जो खेती किसानी को लेकर के जो ये सरकारों का रवैया रहा है, इसको आप किस दौर से मानते हैं कि ये वहां से शुरू होता है और धीरे धीरे हम यहाँ तक आते हैं कि किसानों की समस्याओं को हमने नजरअंदाज करना, खेती को ठेके पर देने की बात, और प्राइवेट कंपनियों को भंडारण, असीमित भंडारण की सारे उनके लिए कानून बना देने की बात हम पर आ गए हैं। इसको आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि 91 में 92 में जब देश में न्यू इकोनॉमी आई, मनमोहन जी वित्त मंत्री थे और बड़ा हल्ला हुआ कि न्यू इकोनॉमी जब आएगी, मैंने भौगोलिकरण, भूमंडलीकरण आएगा, देश में बहुत रोजगार मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। बहुत विरोध हुआ उसका, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ उसका, लेकिन वो चीजें लागू नहीं हो सकी। लेकिन आप एक चीज और साथ में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 93 में विश्व बैंक का एक प्रस्ताव है मजदूरों के सवाल पर कि कंपनियों को पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, उनको एक स्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल्ड लेबर माने ये है कि जब अगर जो करियर का सवाल आएगा और स्किल्ड लेबर होगा तो उनके मुताबिक काम करेगा। और आप उसी के तहत आप देखते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस जो खोले गए, बीटेक, एमटेक और तमाम टेक्निकल कॉलेजेस खोले गए थे, तो आप उसका हश्र आप देखते आ जा रहे हैं। इसी पे बूम पहले तय हो चुकी थी, लेकिन हो नहीं पाया उस समय। 2003 का जो प्रस्ताव है, विश्व बैंक का एक प्रस्ताव है, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, और आया कि भाई छोटी खेती से घाटा होता है, छोटी खेती से घाटा होता है, इसलिए बड़ी खेती होनी चाहिए। और कारपोरेट फार्मिंग का प्रस्ताव वो 2003 के हिसाब से स्वीकार किया गया था उसको, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और आप उसी समय से आप देखेंगे कि देश में जो बीज पैदा होता है, जो तमाम यूनिवर्सिटीज में बीज पैदा होते थे, पंतनगर से लेकर के चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, आचार्य देव यूनिवर्सिटी, तमाम तो जो शोध होते थे, फाउंडेशन बीज लेके और सर्टिफाइड बीज तमाम बनते थे। उसके बाद जो जमीन अधिग्रहण करके बीज के लिए, कारपोरेट फार्मिंग के लिए कंपनियों को दिया गया, और आज की तारीख में कोई यूनिवर्सिटी से बीज नहीं जा रहा है किसानों के बीच में। आप पूरा सर्च करके समझ सकते हैं उसको
कि देश की कंपनियां बीज पैदा करती हैं कंप्लीट, और बीज एक बार इस्तेमाल होता है और दूसरी बार नहीं इस्तेमाल हो सकता है। और विदेशी कंपनियां, मोनसेंटो जैसी कंपनियां इसमें शामिल है, और देश के देखिए आप बिरला बिरला कंपनी बीज बनाती है, और तमाम पहले आप देखें कि जो बीज किसान के घर में पैदा होता था, जो यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सीड देती थी, हम सर्टिफाइड बीज बना लेते थे उसको, हम एक बीज 2-3 साल बोते थे। हमारी पूरी डिपेंडेंसी उन्होंने उसी समय से बीज को लेकर के, खाद को लेकर के, दवा को लेकर के, और जितना ही नए बीज आए, पेस्टिसाइड उतना ही तेजी से बढ़ा। स्थिति तो खराब हुई, हमारा लागत बढ़ता चला गया, लेकिन अनाज का रेट निश्चित रूप से जो लागत है उसके हिसाब से नहीं बढ़ा, लागत हमारी कम से कम रह गई। एक कंडीशन भी है, मान लेते हैं कि देश में बहुत गरीब लोग हैं, उनको अनाज देना है, ये भी बात है। जो पीडीएस सिस्टम है, चाहे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो अनाज देना है, एक अलग विषय है, लेकिन ये उनको देना है, और किसान जो है कि कीमत पर ही उसको सब कुछ देना है, उसकी कीमत पर। लेकिन ये कारपोरेट फार्मिंग का एक और खेल बहुत तेजी से शुरू हुआ। सरकार ने जानबूझ करके सरकारी सहयोग को कम करती चली गई, मैंने खाद का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ाती चली गई। तो जितने तेजी से बिजली का दाम बढ़ाया, बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बिजली पर बहुत बड़ा विरोध हुआ। 1 हार्स पावर मोटर के ऊपर 180 रुपया पर हार्स पावर मोटर का रेंटल ले गए। उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन चला, उसमें अभी 22,000 23,000 रुपया जो किसान मोटर लगाता है 10 हार्स पावर का पानी सिंचाई के लिए यूपी में, उनको कम से कम 22-24 हजार रुपये सालाना रेंटल देना पड़ता है बिजली का। तो किसान कहाँ दे पाएगा? तो ये स्थिति, इसलिए मतलब सोची समझी नीति के तहत कि खेती किसानी को घाटे में ले जाया गया, कोई ये अटंडन नहीं है। कंपनियों के दबाव में पॉलिसी जो बन गई कि कंपनी खेती किसानों को नहीं बल्कि अमेरिका के तरह से कंपनियों को खेती दी जाएगी, और क्लासिफाइड किसान होंगे, मतलब हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ का किसान होगा जो बड़ी खेती करेगा। ये विश्व बैंक का प्रस्ताव है, सरकारें उसी पर काम करती चली आई। ये जानबूझकर खेती को घाटे में ले जाया गया। किसान ने कहा भाई खेती बहुत महंगा है, हम खेती नहीं कराएंगे, तो जानबूझ के किया गया। सिंचाई की हालत आप आपने देखा पूरी स्थिति कितनी है। मिलों को ऐसे यूपी में मिलों को बंद किया गया, बेचा गया। जब गन्ना मिलें बेची गई तो गन्ना की स्थिति खराब की गई। 38 जिले उत्तर प्रदेश के जो गन्ना बहुल इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, नगदी फसल जो गन्ने का है, उनको कैसे साजिश से खत्म किया गया, कैसे गन्ना समितियों के अधिकार खत्म कर दिए गए। तो ये सारी चीजें साजिश के तहत की गई ताकि किसानों के भुगतान नहीं होते हैं गन्ने के। तो अब गेहूं धान बोएगा, उससे सिंचाई महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, सब्सिडी नहीं देते। सब्सिडी खत्म करने की कितनी बड़ी योजनाएं बनाई गई, लगातार दबाव बनाया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये साजिश के तहत ऐसा किया गया कि भाई ये जो है घाटे में जितना ही चला जाएगा उतना ही किसान आसानी से जमीन छोड़ देगा, तो ये कारपोरेट फार्मिंग के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, इसलिए साजिश किया गया। तो आत्मनिर्भर बनाने की जो घोषणा आकर मोदी ने आते हुए कह दिया, तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी वो खत्म हो गई। हम नागरिक हैं, हम सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकार से कुछ मांगे ना, आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये जो है ये मतलब जिम्मा टाल दिया सरकार ने, कहा दिया हम जिम्मा नहीं लेते किसी का, हम केवल लाठी चलवाएंगे, पुलिस पाल के और मिलिट्री पाल के लाठी चलवाएंगे और आपसे टैक्स वसूलेंगे, और वो टैक्स कंपनियों को दे देंगे, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो जनता के टैक्स से कंपनियां पाली जाएंगी, जनता के टैक्स से पुलिस पाली जाएगी, और वो पुलिस हमारे ऊपर लाठी बरसाएगी जब हम नागरिक अधिकार की बात करेंगे, हमको जेल में डाल दिया जाएगा, जेलें चलेगी। तो इस देश में जेल रहेगी, पुलिस रहेगी, सेना रहेगी, बाकी आपके नागरिक अधिकार नहीं रहेंगे। ये सरकार का है जिम्मा झाड़ लेना। और इसीलिए मैंने लिखा उसमें कि सरकार ने जिम्मा झाड़ लिया जनता से। और आप स्थिति देख लीजिए देश में, सरकार जिम्मेदार होती अगर जो डेमोक्रेटिक सरकार होती, तो 4 महीना से ज्यादा हो गया देश में आंदोलन चलते हुए किसानों के। जब वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि भाई आप तो किसान दाता हैं, आप देश के मालिक हैं। अगर वोट ले लेते हैं तो कहते हैं कि मालिक तो हम हैं भाई, हमने संसद में कानून बना दिया, आपको मानना होगा। और देश दुनिया के तमाम जो कारपोरेट जो मीडिया है, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो मीडिया के द्वारा किसान से प्रचार करवाया जा रहा है किसानों में, हम आपके लिए कानून बना दिए। आप भी देखते हैं, आप तो लर्नेड लोग हैं, आप समझते हैं, समाज में काम कर रहे हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो देश को समझते हैं अच्छी तरह से।
आज तक कोई कानून बना होगा ऐसा जिसको बनाने के बाद सरकार कहकर कहे कि मैं आपके लिए बनाया हूं। वैसे ही हुआ, आपने मुझे खाना खिला दिया, कह दिया आप खाना खा लिए, आप कह रहे हैं कि आपको खाना खिला दिया, मेरा पेट भरा नहीं, मैं कह रहा हूं तो मैंने खाना खाया ही नहीं है। मेरा पेट भर जाएगा तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, मेरी भूख खत्म हो जाएगी तो ईमानदारी से नहीं कहेंगे आपने खाना नहीं खिलाया, ये तो कहेंगे ना भाई आपने खाना खिला दिया। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न आपको कहने की जरूरत पड़ेगी ना मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी, हमने खाना खिला दिया और हमने खाना खा लिया। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कानून किसानों के हित में बनाया, तो क्या किसान बेवकूफ है कि 4 महीने से 300 लोग मर गए उस जाड़े में, उस आंदोलन में, श्रद्धांजलि नहीं दिया संसद में उन्होंने एक बार भी, है ना। तो ये उनका जो व्यवहार है अब बिल्कुल निंदनीय व्यवहार सरकार का, और संसद में जो व्यवहार अध्यक्ष ने किया, लोकसभा अध्यक्ष ने, जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि जब विपक्ष में लोगों ने श्रद्धांजलि से खड़े हो गए श्रद्धांजलि देने के लिए, तो शर्म भी नहीं हुई, चलो फॉर्मेलिटी खड़े हो जाओ, तुम्हें दुराग्रह भले हो कि फॉर्मेलिटी पूर्वक खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो पाए। तो ये साफ साफ लगता है कि ये सरकार गैर जिम्मेदार है, जिम्मेदारियों से अपना पला झाड़ लिया है कि देश की सड़कों पर किसान आंदोलित हैं 4 महीने से, और सरकार कैसे चुनाव लड़ रही है बेहई से, और जाकर के बंगाल की स्थिति क्या पैदा की हुई है कि पूरे देश की ताकत, हमने जो टैक्स दिया उस टैक्स की ताकत से ये लोग कितना मौज कर रहे हैं, और जाकर के बंगाल में कैसे लगता है जैसे कोई विदेशी सरकार बंगाल में हो, उस तरह से व्यवहार उस सरकार के साथ कर रहे हैं, एक सरकार के साथ, एक राज्य की सरकार के साथ। आप देखे होंगे इस देश में अभी तक मैंने कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में जल्दी प्रचार करने विधानसभा चुनाव में नहीं जाता था, कोई प्रधानमंत्री, और किसी मुख्यमंत्री को ऐसा बेइज्जत नहीं करता था जैसे प्रधानमंत्री ने बेइज्जत किया। इसका मतलब ये देश के लोगों को ये शत्रु समझते हैं, ये नागरिक नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री मानते ही नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री देश का नागरिक है, उसके साथ नागरिक जैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि नागरिक तो इस देश का है ना, उनका भी मुख्यमंत्री है वो, ऐसा बर्ताव नहीं करता। किसान के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, मजदूरों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कानून उन्होंने पास कर दिया। और ये अपने तरह का एक अजूबा माने आंदोलन है, अलग तरह का आंदोलन है। इस आंदोलन में सारे मजदूर शामिल हैं, छात्र भी शामिल हैं। अगर जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये बातचीत इसलिए हो पा रही है कि देश के सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे, जो लोग काम कर रहे हैं, वो खबरें पहुंचा रहे हैं, हमारे आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि पूरी कारपोरेट मीडिया जिनकी हैसियत 20-20 हजार करोड़ की है, 10-10 हजार करोड़ की हैसियत है, वो सरकार के तले दबे हुए हैं, दबाव तले हैं, और वो बिल्कुल दबाव में ले लिए हैं। इसलिए वो असली खबर जनता तक नहीं पहुंचने देते। अगर ये वैकल्पिक मीडिया इस देश में ना होती तो निश्चित रूप से एक अजूबा आंदोलन है जो वैकल्पिक मीडिया भी खड़ा किया हुआ है। आप जब मैं टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर लगातार मैं रह रहा हूँ, जा रहा हूँ, सिंधु बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी, और पूरा इलाके में भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हर लोग, महिलाएं जितनी ताकत से शामिल है, जितनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में। सर एक और बात जो देखने को खास तौर से मिलती है वो है महिलाओं की केंद्रीय उपस्थिति। जी जी जी, महिलाएं बिल्कुल सिर्फ खाली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि हर मोर्चे पर उनकी उपस्थिति दिखाई पड़ती है। अगर हम भारतीय समाज की संरचना को देखें और खास तौर से अगर हम ग्रामीण समाज को देखें तो वहां पर महिलाओं की उपस्थिति इस रूप में मुखर नहीं रही है। और खास तौर से जो थोड़ा सा बड़े घरों की महिलाएं हैं उनको तो चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दिया गया, और जाने भी दिया गया तो पूरे एक रिचुअल्स होती थी कि क्या पहन करके जाना है, कितना बोलना है, कितना घूंघट ऊपर करना है। इस आंदोलन में हमको ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि जो समाज का एक नया रूप है। एक और सर बात मतलब जो मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये है कि जो लड़कियां हैं जिनके पिताजी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, निकाल दिए गए, वो भी पूरे अपने अधिकारों के साथ खड़ी हैं और दमन भी झेल रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस आंदोलन के बाद जो भी निर्णय होगा, मैं नहीं जानता हूं कि इसका क्या होगा, लेकिन इससे हमारे भारतीय समाज की संरचना पर कुछ असर पड़ेगा या वैसे ही बना रहेगा? एक तो यह है कि मैं कहूं आपसे कि आंदोलन बहुत सारी चीजों को बदलता है।
युद्ध और ये महामारी भी है, ये बदलती है चीजों को। उसी तरह से एक आंदोलन, एक युद्ध है, ये पूरा एक संग्राम है। और ये संग्राम जो है किसी हिस्से को छोड़ेगा नहीं, सभी हिस्से में बदलाव ले आएगा, इसमें दो राय नहीं है। महिलाओं के अधिकार जो कभी दिए नहीं गए थे, माने आजादी के पहले ही नहीं, हजारों वर्षों से महिलाओं को जैसे गुलाम बनाया गया था, तो और खास करके जो एक अपर क्लास का जो समाज था, वो तो महिलाओं को बिल्कुल ही गुलाम बना, लगता है मैंने वो मैंने वहां बड़े सुखी समाज के लोग बड़े सुखी हैं, लेकिन वहां महिलाओं के कोई अधिकार वहां और नहीं थे। मजदूर वर्ग में तो महिलाओं का अधिकार कुछ थे, मैंने साथ रह सकते थे, क्योंकि संपत्ति उनके पास नहीं थी, दोनों मेहनत करते थे, दोनों एक साथ रह लेते थे एक तरह। लेकिन जितना ही क्लास अपर होता चला गया, उन अपर क्लास में महिलाओं के अधिकार उतना ही खत्म करते चले गए, खत्म हो गया था। यह आंदोलन बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे और उसमें पढ़ी लिखी लड़कियां, वो बिल्कुल आगे बढ़ के भागीदारी निभा रही है, काम कर रही है आगे बढ़ करके। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो दिखने को मिल रहा है, मैंने कहा ना कि ये सबको छुएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। ये आंदोलन हर क्षेत्र में जाएगा, छात्रों के लिए भी जरूरी है, उनको बदलेगा, उनके बदलाव आएगा, क्योंकि बहुत दिन से छात्र आंदोलनों में एक स्थिरता आ गई थी, मजदूर आंदोलन में स्थिरता आ गई थी, उस मजदूर आंदोलन को भी इसने खड़ा कर दिया है। सारे मजदूर संगठन बिल्कुल शामिल है, समर्थन में है, एक साथ खड़े हैं, और एक ताकत दे रहा है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन को। ये हमको लगता है कि 100 वर्ष में जितना नहीं महिलाएं सोची समझी होंगी या नहीं लड़ने की तरफ आगे मुखर हुई होगी, इस आंदोलन में 4 महीने के आंदोलन में महिलाएं उतना उससे ज्यादा मुखर हुई है, जो 100 सालों में नहीं हुई होगी। ये मुझे देखने को मिला है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे घर में ही मेरी 3 बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, और वो लगातार मैंने आंदोलनों में गई है। वो जो हम लोग क्लास में नहीं रहा पुराने, मैंने हमारी पिछली पीढ़ी तो घर में से नहीं लड़कियां कहीं जाती थी, गांव छोड़ के मैंने अगल बगल नहीं जाती थी, बहुत अगल बगल पटदारी में चली गई थी। लेकिन ये लड़कियां हमारे घर की जो आंदोलनों में लगातार, सीए आंदोलन से लेकर के और किसान आंदोलनों में हमारी 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां जाती है ना। तो ये समझ लीजिए कि पूरा ये आंदोलन एक अलग तो ऐसा तरह का है कि पूरा परिवार, महिलाएं, बच्चे, लड़के, लड़कियां, अगर जो सब परिवार नहीं जा रहा है तो मानता है कि मैं आंदोलन में पिछड़ गया। मैंने अगर सब परिवार वो नहीं जा रहा है तो उसको लगता है कि मैं आंदोलन से पिछड़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने एक बदलाव है, और महिलाओं के लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर था, जो लगातार महिलाएं उसमें शामिल होकर लड़ रही है। ऐसा मैंने नहीं देखा, कहीं नहीं देखा ऐसा। मैंने 20 सालों 25 सालों से मैं लगातार आंदोलनों में हूँ, 27-28 साल हो गया है। लेकिन मैं एक आंदोलन में देखा जहां जमीन की लड़ाई पर कुशीनगर में महिलाएं आई थी आगे जमीन के सवाल पर। तो एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे, एक बात ये भी हो सकती है कि जो जमीन का सवाल है एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों की परंपरा में ये रहा है कि लड़के की शादी जो होती थी वो जमीन पर ही होती थी, लड़की जमीन देखी नहीं होती थी, लेकिन लड़की जमीन के लिए जमीन पर ही चली जाती थी, शादी हो जाती थी। सामंत परिवारों में, जमींदार किसान परिवारों में ऐसा ही सब होता था। और जमीन के नाम पर आ गई, इतना जमीन है, देखी नहीं है, लेकिन सुन जाए कि उसमें से 1 कट्ठा जमीन बिकने वाली है, तो फिर वो खाना नहीं खाती थी, खाना नहीं बनाती थी, खाना बनने नहीं देती थी, और घर में कुफ्र हो जाता था। ये जमीन का सवाल है। तो मुझे ये लगता है कि जमीन के आंदोलन ने महिलाओं को और उत्तेजित किया है, मैंने इसको और प्रेरित किया है कि भाई ये जब जमीन ही तुम्हारा चला जाएगा तो बच्चा तो माँ के पास जाके रोता है ना। तो जमीन एक ऐसी चीज है जो भारत के लोग तो माँ मानते जमीन को, महिलाएं तो माँ मानती जमीन को, बच्चों के उसी सहारे बच्चों को पाल लेती है जिनके पास 10-5 कट्ठा जमीन है। आपने एक चीज और देखा होगा अभी कि पूरा कोरोना काल में, मैं दिल्ली में था, 3 महीने कोरोना में फंस गया था दिल्ली में ही। तो लॉकडाउन जब हुआ और एक तानाशाह ने लॉकडाउन किया, इस तरह नहीं हो सकता लॉकडाउन दुनिया में कभी, कि देश की स्थिति को जाने बिना कि देश के ट्रेड सेंटरों पर कितने गरीब लोग मजदूरी करते हैं और जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, और लॉकडाउन आपने 3 महीने कर दिया, तो 3 महीने कैसे शहर में रह लेगा बिना काम किए, बिना मजदूरी पाए? किराएदार उस घर में कैसे रहने देगा? एक तानाशाह ने जो निर्णय लिया तालाबंदी का, लोग फैक्ट्रियों में झगड़ा नहीं किए,
जानते थे कि गांव चले जाएंगे तो मुझे अनाज मिल जाएगा, खाने के लिए मैं जिंदा रह लूंगा। मैंने जिंदा रहने की जो बेसिक चीज है वो अनाज है, जो खेत में पैदा होता है, जो जमीन में पैदा होता है, वो छत पर नहीं उगाया जा सकता है। वो जो पत्थर हम लगे संगमरमर लगा लें, संगमरमर घर में लगा सकते हैं, लेकिन अनाज के अनाज तो खेत में ही पैदा होगा, और बिना खेत के, बिना अनाज के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये जो जमीन का सवाल है वो महिलाओं को प्रेरित किया है कि जमीन के लिए लड़ो। क्योंकि मैंने जब जब आंदोलन में देखा है, मैंने मजदूर आंदोलन में देखा है, मिलों की लड़ाई में भी मैं लगातार मैं देखा, लाठियां चली थी मेरे ऊपर, लेकिन मैं जो किसान आंदोलन में, जो जमीन के आंदोलन में कुशीनगर में देखा महिलाओं को, मैंने पूरे बच्चों के साथ सुबह 6 बजे खाना बना करके वो निकल आती थी, सड़क पर बैठ जाती थी आकर के उन महिलाएं जो कुशीनगर के आंदोलन में, उसमें कलमी देवी वगैरह थी, वो लोग बिल्कुल जुझारू से लड़ती थी। मैंने पुरुषों से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की थी। तो महिला जो है जमीन के सवाल पर, महिला घर में नहीं बैठ सकती, ये सवाल है। अब महिला जान गई कि हमारी जमीन छीनी जाएगी, तो उसी जमीन पर तो आई थी वो शादी ब्याह करके, है कि नहीं है। 100 वर्षों में महिलाओं के अंदर जो ये चेतना नहीं आई होगी, इस आंदोलन ने चेतना महिलाओं के अंदर जगा दिया है, और महिलाएं घर में वापस नहीं जाने वाली। तभी इसलिए सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है, खाना खिलाने में, खाना बनाने में, रहने में, भाषण देने में, मीटिंग करने में उनकी भागीदारी है। इसलिए ये चेतना जो पैदा हुई है महिलाओं के अंदर, ये लड़ाई महिलाओं के अधिकारों को आगे लेकर के जाएगी। और मुझे लगता है कि जो महिलाओं के 33% भागीदारी की संसद में जो सवाल है, यही से खड़ा होगा फिर से, और लड़ाई आगे बढ़ेगी महिलाओं की। जी जी, इतने दिनों तक आपने आंदोलनों में शिरकत की, नेतृत्व किया है, तो सत्ता का दमन भी देखा होगा, लाठियां खाई हैं, आपने बताया ही है। लेकिन ये जो यहाँ पर एक तो सीमा होती थी कि हमारे देश के सीमा सरहद, हम कुछ मानते थे कि वह हमको फिल्मों में दिखाई पड़ेगी, या अगर कभी घूमने गए तो हम बाघा बॉर्डर पे जा करके देख सकते थे बस थोड़ा बहुत। लेकिन एक सीमा हमारे राजधानी के पास में बन गई, और इस तरह का जो व्यवहार है कि बड़े बड़े किले वहां पर लगा दी गई और इतनी सुरक्षा के घेरे हैं, इससे नहीं लगता कि हम अपने किसानों के साथ जो कुछ बर्ताव इस आंदोलन में महसूस कर रहे हैं, क्या किसी सभ्य देश में या किसी देश में इसकी दूसरी मिसाल, या किसी दूसरे आंदोलन में ऐसी मिसाल दमन की आपको देखने को मिली है? एक चीज तय है कि सत्ता जो होती है वो दमन करती है, और सत्ता जब कारपोरेट के हाथ में हो तो दमन की कोई इंतहा नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती किस हद तक जाएगी। और इस स्थिति में जनता और सरकार नहीं बल्कि कारपोरेट आमने सामने होते हैं, ये बात स्पष्ट है। यदि सरकार, लोकतांत्रिक सरकार जनता के इशू पर और जनता सरकार से लड़ती है तो लड़ाई थोड़ी सरल होती है, क्योंकि जनता के पास वो ताकत होती है सरकार को बना बिगाड़ देने की ताकत होती है, लेकिन सरकार भी दमन करती है। लेकिन एक चीज स्पष्ट बात है कि ये जो लड़ाई हो रही है, एक कारपोरेट और किसान आमने सामने है, कारपोरेट मजदूर आमने सामने है, कारपोरेट और जनता आमने सामने है, कारपोरेट महिलाएं आमने सामने है, और देश और कारपोरेट आमने सामने है। इस तरह की लड़ाई हो रही, और किसानों ने इसको भाप लिया था। इसीलिए उन्होंने जो टारगेट बनाया अंबानी अडानी को, कि टारगेट ऐसे ही नहीं बनाया, और इतिहास में तो दर्ज है सरकारें कारपोरेट के हाथ में कैसे खेलती है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध आप देखते हैं, हिटलर जो है कोई ऐसे नहीं अननोन पर्सन आकर चांसलर बन गया अमेरिका जर्मनी का, ऐसे नहीं बन गया। कारपोरेट ने कैसे सजा कर उसको वहां का चांसलर बनाया, क्योंकि 1930 की जो मंदी थी, 29 की मंदी थी, वो 39 तक उभरी नहीं थी, और बिना युद्ध के वो मंदी से कंपनियों का मुनाफा नहीं हो सकता था। इसलिए कंपनियों ने, कारपोरेट ने हिटलर जैसे लोगों को पैदा करके और पूरे दुनिया को तबाह करने का एक रास्ता अपना लिया था। तो कारपोरेट अगर जो मुनाफा के लिए दुनिया को तबाह कर देगा, वो उसमें कितने लोग मरेंगे, गोलियां चलेंगी, बम चलेंगे, क्या क्या होगा, हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। तो हिटलर जो है
कंपनियों की उपज हिटलर था। मोदी भी कंपनियों की उपज है, कंपनियों ने ले आया है। तो आप द्वितीय विश्व युद्ध से इसकी तुलना कर लीजिए, अब बिल्कुल सेम दिखेगा कि कंपनियां कैसे सरकार को इस्तेमाल कर रही, जैसे जैसे हिटलर को कंपनियों ने इस्तेमाल किया, पीछे हटने ही नहीं दिया किसी भी हालत। आज बिल्कुल देश और कंपनी आमने सामने खड़ी, सरकार तो इसमें दलाल की भूमिका में है, सरकार की तो कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारे तंत्र सारे असर तो मुहैया कंपनियां करा रही है, सारा पैसा तो मुहैया करा रही है। देश का सारा बजट जो है कंपनियों को जा रहा है, और कंपनियां चुनाव के लिए इनको पैसा देती है, चुनाव का इंतजाम कर देती है, इनके चुनाव लड़ने का, जीतने का, हारने का, सत्ता में बैठाने का, इनके घूमने टहलने का सारा इंतजाम कर देती है। इसलिए लड़ाई जो है ये कंपनी और जनता के बीच में है। अगर जो लड़ाई सरकार से होती तो बड़ी सरल होती लड़ाई, लेकिन सरकार को कंपनी पीछे हटने ही नहीं देगी, हिटलर को नहीं पीछे हटने दिया था। और बाकी रहा जो लाठी उठी चलने का, मैं बता दूं आपको 2004 की घटना है। इसी तरह से देवरिया में गौरी बाजार शुगर मिल और बैतालपुर शुगर देवरिया शुगर मिल जो बंद कर दिया गया, बेच दिया गया था कंपनियों के हाथ में। मैंने 400 करोड़ 500 करोड़ की मिलों को 5 करोड़ में बेच दिया गया था, 7 करोड़ बेच दिया गया था। और 1999 से बीजेपी की सरकार जो कल्याण सिंह की थी तब से लेकर के, और इधर मायावती जी के आते आते उत्तर प्रदेश की सारी निगम की मिलें बिक गई। तो 2004 में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, किसानों का आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन था देवरिया में, और हम लोग कह रहे थे भाई मिलों को चलाओ, और बेचे हो तो उसको वापस दो, नहीं तो उसी सिस्टम चलाओ जिससे भी चलाना हो। देवरिया कचहरी में 9 अगस्त जो क्रांति दिवस था, बहुत लाठियां चली थी, बहुत ज्यादा, और इतनी लाठियां चली थी कि पुलिस ने मरा जान के छोड़ दिया था मुझको। ये 2004 की बात है। और एक खास बात यह है कि उसकी सुनवाई न्यायालय तक नहीं हो रही थी। हाईकोर्ट में मैं खुद था और मैं उसमें इन पर्सन मैंने उस पर बहस किया था, लेकिन सरकार के खिलाफ न्यायालय में जाने की हैसियत नहीं होती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हैसियत सरकार के खिलाफ जाने की नहीं होती। तो एक इसका मतलब साफ हो जाता है कि जब आप कारपोरेट के खिलाफ लड़ते हैं, कंपनियों के मुनाफे के खिलाफ लड़ेंगे, तो उनका मुनाफा तो सर्वोपरि होता है, और इसलिए वो जो है मुनाफे को छोड़ते नहीं है, मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और लड़ाई जो है हो रही है, ये स्पष्ट देखा जाए तो इस कानून से, जो 3 कानून पास हुए हैं, 3 बिल पास हुए हैं, इस बिल से देश में 40 लाख करोड़ का कारोबार अंबानी अडानी के हाथ में जा रहा है। 40 लाख करोड़ का कारोबार, तो इतना बड़ा कारोबार जो अंबानी अडानी के हाथ में जा रहा हो, इतना बड़ा मुनाफा का मामला हो, और जो 5वें स्थान पर जो दुनिया के पूंजीपतियों माने के स्टेज में आ गए थे, उनका सपना था कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी माने पूंजीपति हम हो जाएंगे, और जो 40 लाख करोड़ का कारोबार उनको मिल जाता है। इस स्थिति में कहां तक दमन होगा किसानों का, इसी कल्पना करना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। इसलिए ये दमन तो होगा, और उसके लिए किसानों को और मजदूरों को देश में तैयार रहना चाहिए, महिलाओं को, छात्रों को, युवाओं को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दमन अगर जो होगा तो उसका मुकाबला किए बिना कोई रास्ता बनता ही नहीं है। अगर जो दमन नहीं हम झेलेंगे या दमन से भागेंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए दोनों परिस्थिति में हमें लड़ना है, और जो गुलामी स्वीकार्य है तो मुझे लड़ना है। और जब लड़ेंगे तो दुनिया में जब लड़ाई हुई है तो जो मतलब जो सत्य के रास्ते पर है, जो ईमानदारी के रास्ते पर है, वो जो है वो लड़ेगा और वो जीतेगा। हमेशा सत्ता जो है हारी है जब जनता खड़ी हुई है। तब आजादी की लड़ाई में आपने देखा, जब जनता खड़ी हुई तो अंग्रेज चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो तानाशाही सत्ता हो चाहे वो डेमोक्रेटिक हो। लेकिन ये बात कह दूं कि दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है, मतलब जो चुनी हुई सरकार होती है, वो सरकार जब डिक्टेटर होती है तो राजशाही से और तानाशाही सरकारों से चुनी हुई सरकार ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसके पास एक बहाना होता है कि जनता ने मुझे वोट डाल के जिताया। इसलिए दमन के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दमन झेलेंगे, लेकिन उनकी मुकाबला करेंगे, और या तो कानून या तो सरकार।
सर एक और बात है कि जैसे जो पूर्वांचल में आप काम करते हैं और बाकी जगहों को भी देखा है, जो पूर्वांचल का या पूरे यूपी का भी हम बात करें और बाकी जो राज्यों के जो किसानों के आंदोलन होते हैं या किसान जिस तरह से खड़े होते हैं, एक समय वो भी था कि जब पूर्वांचल में अवध में बड़े किसान मूवमेंट हुए हैं और किसानों ने अपनी मांगे भी मंगवाने के लगातार संघर्ष किया है। आज के दौर में क्या हालात आपको नजर आते हैं? एक तो ये पूर्वांचल को, पूरे उत्तर प्रदेश को 3-4 हिस्सों में देखना चाहिए। एक तो पूर्वांचल है का इलाका, एक बुंदेलखंड का इलाका है, एक मध्य का इलाका है, पश्चिमी इलाका है। पश्चिम की जो इकोनॉमी है पूरब की इकोनॉमी के दुगुनी बने ज्यादा बड़ी है। जैसे पूरब का जो पर कैपिटा आय है वो ₹1 है, अगर जो तो पश्चिम का जो आय है वो पर कैपिटा ₹2 है, और मध्य का जो आय है वो ₹1.32 है। बुंदेलखंड के जो आय है ₹1.48। अब ये कंडीशन क्या है? अब पूरब में बता दूं आपको, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल जहां है मैं समझ रहा हूं उसको, कि पूरब के लोग उतने आंदोलित नहीं हो रहे हैं और पश्चिम के लोग ज्यादा आंदोलित हैं, मैंने पूरे एक लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को। पश्चिम के लोग जो है, पश्चिम का किसान जो आंदोलन है, पूरब में आज से 25 साल पहले जब कोई आंदोलन किसान आंदोलन से नहीं होता था या गन्ना आंदोलन से नहीं होता था तो उसको नेता नहीं माना जाता था, उसको नेता नहीं माना जाता था। अगर जो उससे जोड़ करके 3-5 करके एमएलए हो जाए तो कहता है वो नेता नहीं है, अमुक आदमी नेता है। जैसे हमारे यहाँ गन्ना, वो गेंदा सिंह थे, तो गेंदा सिंह लीडर थे और वो उनको गन्ना सिंह कहा जाता था, क्योंकि गन्ने का आंदोलन बहुत बड़ा। और देवरिया में 14 शुगर मिलें थी, 14 शुगर मिलों के साथ साथ ये बड़ी इकोनॉमी है कि वहां गुड़ का बाजार, बरहज बाजार, पड़ौना, देवरिया, आपका रामपुर, बड़ा गुड़ का बाजार था। गुड़ का बाजार, फिर मिलें 14 मिलें थी, तो खरसारी की मिलें, कई मिलें थी, खरसारी की छोटी छोटी मिलें थी। उसके वजह से डिस्टिलरिया भी थी, बहुत सारी चीजें थी, जो एक मैंने बड़ा औद्योगिक इलाका था। तो उस दौर में जो गन्ना आंदोलन में नहीं होता था वो एमएलए नहीं होता था, उसको लोग एमएलए नहीं मानते थे, उसमें और सारी बहस जो उत्तर प्रदेश की असेंबली में होती थी वो गन्ने पर बड़ी बहस होती। गन्ना मिल चालू करने से लेकर के, गन्ने के भुगतान से लेकर के, और गन्ना मिल कब तक चलेगा, मतलब एक भी गन्ना खेत में रह गया और मिल बंद हो गया तो फिर आंदोलन बहुत बढ़ जाता था। ये माना जाता था उत्तर प्रदेश में, पूरब के पूर्वी इलाकों में, और पश्चिम में तो खैर था ही। तो जो इतनी ये स्थिति थी, और मुझे लगता है कि पूरी जो इकोनॉमी पूरब की थी वो गन्ने पर टिकी हुई। जब किसान के पास पर्ची गन्ने की होती थी तो वहां का जो व्यवसायी वर्ग था देवरिया का, वो व्यवसायी वर्ग चाहता था कि पर्ची रख दे और सामान ले जाए उधार, सोना चांदी, लड़के लड़की की शादी है तो सोना चांदी, गहना, गुड़िया, बर्तन, कपड़ा ले जाए, हम पर्ची भजा लेंगे। पर्ची एक तरह से बियरर चेक हुआ करती थी उस दौर में, गन्ने की नकदी फसल जब था। तो एक स्थिति ये थी, मैंने बहुत ही एक अच्छी स्थिति थी। किसान की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रही, लेकिन पूरे स्थिति में एक अच्छी स्थिति किसान के नाते वहां देवरिया की अच्छी स्थिति थी। समितियां थी और समितियों के माध्यम से तमाम काम हो जाते थे। हमारे यहाँ गन्ना समितियां कॉलेज खोली है। अब सेवरही एक डिग्री कॉलेज है, किसान डिग्री कॉलेज है, उस जमाने का है, और उसका जो मैनेजर या अध्यक्ष जो होते हैं वो गन्ना समिति के सेवरही के वो जो चेयरमैन होंगे वो उसके मैनेजर होते हैं। मैंने समिति ने डिग्री कॉलेज खोला, गन्ना समितियों ने, गन्ना से पुल बनवाया, सड़क बनवाया, तमाम काम किया। ये ह्रास हुआ, धीरे धीरे पूरब को बिल्कुल खत्म किया गया साजिश के तहत। मैंने गन्ना की खेती को चौपट किया गया, मिलों को बंद किया गया। अब आप उसी दौर से देखते हैं कि मैं पलायन के खिलाफ भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा, बहुत ज्यादा। पूरब से पश्चिम जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं, कोई ट्रेन आप खाली नहीं मिलेगी, चाहे दिल्ली जा रही हो, चाहे मुंबई जा रही हो, चाहे सूरत जा रही हो, चाहे वो हैदराबाद जा रही हो, चाहे पंजाब जा रही हो या हरियाणा जा रही हो। तो एक तरह से मैंने एक लेख लिखा था और कि लखनऊ से पूरब और गुवाहाटी तक चले जाइए तो पूरा ही बीच से जो है लेबर बेल्ट है। मैंने इस इलाके के नौजवान जो 18 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, वो जो है घर छोड़कर गठरी बांधा और ट्रेन के डिब्बा में कठैया
डिब्बे में बैठा, वो क्या नाम है कि वो क्लास 3, जो पहले क्लास 3 हुआ करता था, बाद में क्लास 2 बन गया, तो 3 क्लास का डिब्बा जो बैठ करके और गठरी लाद करके ट्रेड सेंटरों पर चला गया। उन ट्रेड सेंटरों पर पहुंच गया जहां पर जाकर बड़ी विषम परिस्थिति में वो रोजी रोटी कमाया। और आपने उसका उदाहरण देखा होगा कि लॉकडाउन में कोई हैदराबाद से बंबई नहीं गया, या बंबई से कोई मद्रास नहीं गया, लेकिन बंबई से देवरिया, गोरखपुर, बलिया बिहार की तरफ आया, या दिल्ली से आया तो पूरब की तरफ आया, पंजाब से आया तो पूरब तरफ के आया, हरियाणा से भागे तो दिल्ली में जमुना पैदल पार किया, नदी पार करके। पुल के रास्ते नहीं आने दिया सरकारों ने, और सरकारों ने रोक दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जमुना ब्रिज को रोक दिया था। तो नोएडा में तो वो जो है वो लोग जमुना नदी पार करके पैदल चल करके गांवों तक पहुंचे, और ट्रेनों के जो हादसे हुए, जो स्थितियां हुई, तो पूरब के लोग थे जो आए। इसको आप समझ सकते हैं, पूरब और बिहार के लोग, पूरा जो है ये इलाका जो पहुंच गया वहां पर। तो ये स्थिति साफ बताती है कि किसानों के बच्चे, पूरब में रोजगार खत्म हो गया तो वो ट्रेड सेंटरों पर भाग गए। एक और चीज मैं आपको थोड़ा फिलॉसफी है उसको बता देना चाहता हूं। इसकी फिलॉसफी क्या है? देश में, दुनिया में कंपनियां कारपोरेट सेंटर बनाती है, ट्रेड सेंटर बनाती, और ट्रेड सेंटर अपनी मर्जी से इसलिए बनाती है कि दिल्ली में अगर जो गुवाहाटी का मजदूर चल के जाएगा तो उसकी नीड होगी कि जाते ही काम मिल जाए उसको, और इस स्थिति में वो काम करने के लिए वो कंपनी की शर्त पर काम करेगा। मनी पावर, यानी पूंजी का सेंट्रलाइजेशन एक हब बना करके वहां किया जाता है, जिससे उनको सस्ता मजदूर मिले। जरूरी है कि जब तक गुवाहाटी का मजदूर दिल्ली नहीं आता है, या बिहार का मजदूर दिल्ली नहीं पहुंचता, बिहार का मजदूर बंबई नहीं पहुंचता, बिहार का मजदूर सूरत और अहमदाबाद नहीं पहुंचता, तब तक उनका मुनाफा नहीं बढ़ता है। ये मुनाफे की पूरी फिलॉसफी जो कारपोरेट की है, ये बिल्कुल प्रायोजित तरीके से एक लेबर बेल्ट बनाया जाता है, एक ट्रेड सेंटर बनाया जाता है, ताकि वहां से लोग भाग के चले। आज ये स्थिति जो बनी हुई है कि पूरब के गांवों में अब देखेंगे तो नौजवान नहीं है, लेकिन वो नौजवान दिल्ली में, दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो उस आबादी में बिहारी, जिसको बिहार के लोग हैं और पूरब के लोग हैं, मैक्सिमम आबादी आपको मिलेगी। लेकिन पश्चिम की इकोनॉमी क्या है? पश्चिम के लोग अपने खेत में भी काम कर लेते हैं और फैक्ट्री में मजदूरी भी कर लेते हैं। उनकी आबादी ज्यों की त्यों हरियाणा में मिलेगी, हरियाणा की आबादी हरियाणा मिलेगी, पश्चिम की आबादी पश्चिम मिलेगी, पंजाब की आबादी पंजाब में मिलेगी। लेकिन आप तो अगर पूरब के रहने वाले हैं कि लखीमपुर पूरब का हिस्सा है, तो देखेंगे कि पूरब में, या पश्चिम से पूर्व, लखनऊ से पूरब आइए या कानपुर से पूरब आइए, इटावा से इधर आइए, हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मराठी या कोई भी मैंने दिल्ली वाला आपको मजदूरी करते नहीं मिलेगा। लेकिन इस पूरब का, चाहे वो बिहार का हो या गुवाहाटी का हो, असम का हो, या पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो या बुंदेलखंड का हो, नोएडा के आसपास के लोग मिल जाएंगे। पूरे देश के कोने कोने में बहुत सस्ते पैसे में मजदूरी करते हैं। एक साजिश के तहत कैसे पलायन कराया गया, इतना बड़ा बेल्ट को लेबर बेल्ट बना दिया। और गांव में तो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग आंदोलन में जा नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से उनका भोजन काम चल जाता है। लेकिन एक चीज जरूर देखेंगे इसको, कि वे जो मजदूर दिल्ली में काम करते हैं, हरियाणा में काम करते हैं, सही शिनाख्त करेंगे अगर जो आसपास आंदोलनों में जाकर के, तो आपको वो मजदूर के रूप में वहां शामिल होते मिल जाएंगे, आपको निश्चित मिल जाएंगे। तो आंदोलन देवरिया में नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो दिल्ली में वो शामिल है। या पूरब के जितने बच्चे पढ़ने गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में या दिल्ली में रह रहे हैं, वो बच्चे जो शामिल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पूरब के बच्चे हैं जो आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल है। लेकिन स्थानीय लेवल पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं दिखेगा, क्योंकि पलायन बहुत तेजी से 25 सालों के अंदर हुआ है। और एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा किया गया जानबूझ करके पूरब के, मैंने उदाहरण आपको दिया कि देवरिया में पर कैपिटा 1 रुपया है, तो गाजियाबाद में पर कैपिटा 2 रुपया है, गोरखपुर में 1 रुपया है, तो सहारनपुर में 2 रुपया है। तो एक औसत जो पर कैपिटा आय है, उसके हिसाब से स्पष्ट लगता है कि ये जानबूझ करके हमारी इकोनॉमी को डिरेल किया गया, कंपनियों को बंद कर दिया गया पूर्व में। और आप और बता दें, आपको पूरे पूर्वांचल में जाएंगे या बुंदेलखंड में चले जाइए या मध्य में चले जाइए, देखिए तो कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले की अपनी इकोनॉमी ना हो। हर जिले
एक छोटे मोटे ट्रेड सेंटर के रूप में था। जैसे मऊ, हमारे मऊ जिला जो मऊ आजमगढ़ में था, मऊ एक साड़ी का सेंटर था, साड़ी उद्योग बड़ा था वहां पर मऊ में, भदोही का कारपेट उद्योग, चूरकौडाला की सीमेंट फैक्ट्री या मिर्जापुर सोनभद्र में आप देखें, बनारस का साड़ी उद्योग बहुत बड़ा जो बाहर जाता विदेश से आता है, जो थी वो आपकी जो है वो रेशमी साड़ियां जो जाती हैं बाहर, रेशम की साड़ी, बनारसी साड़ी जो जाती। उसी तरह से देवरिया में 14 शुगर मिले और 4-5 गुड़ का मार्केट और छोटे छोटे वो था। गोरखपुर का हथकरघा उद्योग, खलीलाबाद जिसको कहते हैं मगहर जो है, और आपका जो संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया है, खलीलाबाद बहुत बड़ा साड़ी का उद्योग था, बहुत बड़ा। फैजाबाद का एक हिस्सा है जो टाडा है, टाडा जो बहुत बड़ा कपड़े का उद्योग था, कारपेट का उद्योग, बड़ा उद्योग था। ये सारी चीजें धीरे धीरे नष्ट कर दी गई, माने किसानी भी नष्ट की गई और उद्योग भी नष्ट किए गए, ताकि कंप्लीट एक मजदूर बन जाए, वो कंपनियों के काम में आवे। ये बिल्कुल बड़ी तरीके से हमारी इकोनॉमी को खत्म किया गया और हमारा पलायन कराया गया। इसलिए पूरबिया, अब देखे होंगे पुराने, मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, दिग्विजय सिंह के उधर गोवा में कहीं रहते हैं, उधर ही वो भी पीएचडी किए हैं और कहीं मास्टर है, वो प्रोफेसर है कुछ। तो उन्होंने किताब लिखी है पूरब के बारे में, लोग के बारे में, खास करके उन्हें रहने वाले आरा के हैं। तो हमको बचपन में हम लोग देखते थे भिखारी ठाकुर को, उन्होंने बटोहिया और वो जो पिक्चर बनाई उन्होंने, और वो क्या नाम है, विदेशिया पिक्चर बनाई उन्होंने, ये सब चीजें बनाई, परदेशिया पिक्चर बनाई उन्होंने। तो ये स्थिति में कह रहा था आपको कि जिस तरह से देश में पहले भी गिरमिटिया मजदूर बना करके बाहर भेजे जाते थे, उसी प्रकार से पूरब की स्थिति बना दी गई कि पूरब में मुंबई से, सूरत से, तमाम कंपनियों में मजदूर सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर यहाँ मौजूद है जो भेजते हैं मजदूर, ये स्थिति पैदा कर दी गई। इसलिए इस आंदोलन में आपको दिखेगा कि वो स्थानीय स्तर पर उस तरह का आंदोलन नहीं दिखता है जिस तरह से पश्चिमी का जो आंदोलन वहां दिखता है, हरियाणा का दिखता है और पंजाब का दिखता है। लेकिन ये बात तय है कि वो आदमी, वो वहां के लोग किसी न किसी रूप में, मजदूर के रूप में, छात्र के रूप में काम करते हैं, वहां पर रहते हैं, जो आंदोलनों में भागीदार है। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो आंदोलन भागीदार है, मजदूरी करते हैं वहां पर, लेकिन टाइम निकाल कर आंदोलन में जाते हैं, वो भीड़ दिखती है उनकी, वो संख्या उनकी दिखती है। तो ये इस तरह की भागीदारी है। तो लेकिन आंदोलन में बता दूं आपको, हमारे कई मित्र जो है अभी अरेस्ट हुए थे, जेल गए थे आंदोलन को लेकर के। मैंने सरकार पूरी ताकत चौराहे चौराहे गांव को लगा दिया कि हम धरना नहीं देने देंगे, हम यहाँ बैठने नहीं देंगे, और गिरफ्तारियां हुई। बहुत सारे मित्र हमारे मित्र डॉक्टर चौतान ओझा है, वो वहां लगातार आंदोलनों में है और उनको गिरफ्तार किया गया, उनको घर से उठा लिया पुलिस ने, वहां की पुलिस ने। एक बाबूराम शर्मा जी है, उनको चाय की दुकान से ठगा, बहुत सीनियर वो है और आंदोलन में थे, उनको घर से उठा लिया गया। तो कई लोगों को इस तरह से उठा करके बंद किया, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन सुबगार नहीं, बड़ी तेजी पर एक है कि आंदोलन मजबूत समर्थन, और लखनऊ जैसे शहर के इर्द गिर्द यहाँ पर होता है आंदोलन, तो ये आपका गुडम्बा से लेकर के और गोसाईगंज से लेकर तमाम आंदोलन चलते हैं। लखनऊ शहर में हम लोगों ने तय किया कि इस आंदोलन का कैसे समर्थन दिया जाए, तो ये सोच की इसके साथ कि सिविल सोसाइटी को भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। तो कम से कम 50-60 संगठन के लोगों ने, लखनऊ के लोगों ने किसान आंदोलन समर्थन समिति के माध्यम से ये आंदोलन को समर्थन दिया, और लगातार आंदोलन, और कम से कम लाखों पर्चे समर्थन में बांटे गए। उसमें तमाम पर्चे हमारे पास हम भेजेंगे आपको। तो इस तरह से आंदोलन हर तबके में एक शामिल हो गया है। तो आंदोलन हर जगह है, और ये आंदोलन एक ऐतिहासिक है। पूरब के पूरा मैंने मध्य का आपको विशेषता बता दिया कि जो आबादी है किस तरह से पलायन की है, और ये पलायन होने के नाते वहां उस तरह नहीं दिखता है जिस तरह से पंजाब में दिखता है। लेकिन आंदोलन बिल्कुल तेजी पर है, और हर आदमी का आंदोलन के रूप में घूम रहा है, और जो चल रहा है तो उसके दिमाग में आंदोलन है। ये बात जी सर, समय बहुत हो गया, लेकिन एक अंतिम सवाल में गुस्ताखी, कोई दिक्कत नहीं है। जी कोई दिक्कत नहीं। आप किसानों के बीच जाते हैं तो उनकी अलग अलग समस्याएं आपको नजर आती होंगी, कि कहीं पर कर्ज की समस्या है तो कहीं पर कुछ और उनकी समस्याएं होती हैं जो किसी न किसी रूप में कर्ज से जुड़ी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि जो समय समय पर सरकारों की तरफ से जो पैकेज का ऐलान किया जाता है, सब्सिडी का ऐलान किया जाता है, या कई बार कर्ज माफी का किया जाता है,
इस पैकेज को आप किस रूप में देखते हैं? क्या योजनाएं हमारे लिए ज्यादा किसानों के लिए स्थायी समाधान लेकर के आती हैं, या पैकेज दे करके सिर्फ हम अगले चुनाव की तैयारी कर रहे होते हैं? एक्चुअल में ये जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो कई किस्म से है। एक तो सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये है कि किसानों का जो खेती किसानी है वो प्रकृति पर निर्भर है ज्यादातर। मैंने अगर जो उनके पक्ष में प्रकृति का जो मौसम नहीं बना तो उनका नुकसान होना तय है। तो एक तो किसान प्रकृति से जूझता है 24 घंटे। जैसे गेहूं का बीज आज डाल दिया तो 6 महीने तक उसको जो प्रकृति से बच जाएगा तब घर में लेकर के आ पाएगा। एक चीज है, धान अगर जो रोपाई कर दिया तो प्रकृति से बचेगा, तो सूखा से या बारिश से जो बचेगा बाढ़ से, तब वो अपने अनाज को घर में लेकर के आ पाएगा, अन्यथा फिर वो समूल नष्ट हो जाएगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक तो अपनी हिम्मत के साथ वो प्रकृति से लड़ता है। दूसरे, सरकार की जो पॉलिसी है, कंप्लीट पॉलिसी है, वो किसानों के खिलाफ है। किसानों के पक्ष में कोई पॉलिसी है नहीं। सच्चाई ये है, जैसे किसान ने को कर्जा दिया, देश में सरकार कंपनियों को कर्जा देती है तो कोई कानून तो है नहीं कंपनी को जेल में भेज सके, वो कोई ऐसा कानून तो है नहीं देश में। वो कंपनी को बल्कि कर्जे को राइट ऑफ कर देते हैं और राइट ऑफ करके फिर नया कर्जा दे देते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट से काट करके नया फिर फ्रेश लिस्ट में डाल देते हैं और इस तरह से लाखों करोड़ रुपए कर्जा उनका माफ कर देते हैं और उनका मुनाफा बढ़ता चला जाता है। सरकार की तमाम रिपोर्ट आई जो तय आई कि खेती घाटे में है और इसीलिए सरकार उनको सब्सिडी देने की बात पहले ही, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ जो सरकार हम बनाते हैं तो उन्होंने सब्सिडी देने की बात कही। लेकिन विश्व बैंक के दबाव में वो जो पॉलिसी मैंने अभी चर्चा किया आपसे कुछ पहले कि खेती किसान कैसे छोड़े, कारपोरेट फार्मिंग कैसे हो, किसानों की जमीन पर कंपनियों की निगाह थी। क्योंकि अभी 2-3 चीजें बता दूं आपको कि देश में मेडिकल के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में कंपनियों की एंट्री कैसे कराई गई, आप देखे होंगे शिक्षा जगत में कैसे कंपनियों की एंट्री हुई है और मेडिकल के क्षेत्र में कंपनियों की एंट्री कैसे हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, मुनाफे का उनके क्षेत्र है। उसी तरह से कंपनियों की एंट्री खेती में कैसे करा दी जाए। मैंने संविदा खेती का कानून नया आया है, लेकिन कारपोरेट फार्मिंग का कानून 2003 का है, तो इससे पहले की योजना है और इसलिए कंपनियों को जमीन दी जाए छीनने की। तो कंपनी बिल्कुल प्रायोजित तरीके से सरकार और कंपनियों की साठगांठ से खेती किसानी उनके पास होनी चाहिए और किसान बिल्कुल मजदूर हो। मैंने पूंजीवाद का चरित्र यही है कि जब तक उसके पास संपत्ति रहेगी, जब तक उसकी हैसियत रहेगी, वो कंपनी के लायक नहीं होगा। इसलिए उसे बेदखल किया जाना चाहिए, संपत्ति से, जमीन से बेदखल किया जाना चाहिए, ताकि वो कंप्लीट एक मजदूर के रूप में उनके लिए काम आ जाए, उनके काम के लिए हो। जब उसका कोई अवलंब न होने रहे तो उनके काम आ सकता है। बिल्कुल प्रायोजित तरीके से पूरी जो पॉलिसी बनी वो किसानों के खिलाफ बनी, खेती किसानी खिलाफ बनी। अब हम आते हैं कर्जे पर, देखते हैं किसान को जो कर्जा मिलता है केकेसी, वो 4% ब्याज पर मिलता है। कारपोरेट जो दबाव बना रहा है कि हमें कम से कम ब्याज पर दिया जाए, 2% ब्याज पर दिया जाए, 1% ब्याज पर दिया जाए। किसान को 4% ब्याज पर दिया जाता है। अगर वो सीजनल कर्जा नहीं जमा किया तो निश्चित रूप से जो फसली ऋण होती है वो कहते हैं उसको, तो फसली ऋण जमा केसीसी में केकेसी में नहीं किया, सूखा पड़ा, बाढ़ आया, बह गया, लागत लगाया, घाटा हो गया, अनाज उसका बिका नहीं, बाजार में एमएसपी तय हुई 1800 रुपए 1900 रुपए में बिका उसका गेहूं, जो है धान उसका बिका 1200 रुपए कुंटल, 1100 रुपए कुंटल। अब सवाल उठता है कि कर्जा कहां से देगा। एक संकट उसके सामने आया, कर्जा माफ नहीं करते, ब्याज माफ नहीं करते उसका। अब उसके सामने फिर अगली जो है फसल की तैयारी के लिए उसको करना होता है कि बुआई करनी है। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ब्याज वाले लोगों से ब्याज पर ले लेते हैं और उसका पैसा ने बहुत महंगा पड़ता, नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये बैंक ब्लैक लिस्टेड कर देता है उनको। बहुत सारे लोग ब्लैक लिस्टेड बैंक में हो जाते हैं, उनका राइट ऑफ नहीं करते। 5 साल बाद चुनाव आता है तो कर देते हैं, लेकिन कितना क्या इतनी शर्तें लगा दी अभी, जैसे योगी
2017 में इन्होंने कर्जा माफी की बात कही, 10% लोगों का कर्जा माफ हुआ, बाकी लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी शर्तें बना दिया उसमें उन्होंने, उसे कर्ज माफ हो ही नहीं सकता है। जब घोषणा तो करते हैं कर्ज माफी, लेकिन जब वो जियो जारी करते हैं तो इतनी शर्तें उसके साथ होती है कि वो कर्जे माफ नहीं हो पाते। एक पॉपुलर जो है स्कीम उनकी है, जो ये चुनाव के लिए फायदेमंद हो जाती है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज आप देखिए, पूरा रामचंद्र गुहा इसको लिखते हैं कि पहली बार 96 में या 95 में पहला किसान आत्महत्या किया, एक किसान, पहला किसान 1995 में। इसका मतलब है कि जब से खेती महंगी हो गई, खाद बीज हम उन पर कंप्लीट डिपेंड हो गए, और आते आते आज की तारीख में 5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये जो है गोदी मीडिया नहीं दिखाती कभी। प्रचार क्या होता है, किसान सब्सिडी वो कर्जा लेता है और खा जाता है, जमा नहीं करता है, ये प्रचार किया जाता है। एक गांव में प्रचार, और तमाम उनके दलाल बैठे रहते हैं, प्रचार करते हैं कर्जा नहीं माफ होना चाहिए। तमाम वो मिडिल क्लास के लोग, खाते पीते खाया खाए लोग बोलते हैं किसान कर्जा लेता देता नहीं है जानबूझ करके। इनकी जुबान कंपनियों के कर्जा माफी पर नहीं खुलती है, नहीं बोलते हैं। तो ये स्पष्ट है कि किसान को अगर जो सरकार सहयोग नहीं करेगी तो खेती के भरोसे काम नहीं चलने वाला उसका, क्योंकि किसान भी तो सामाजिक प्राणी है। कितना 100 कुंटल गेहूं बेचेगा, 1,80,000 रुपए का होगा। 100 कुंटल गेहूं कितने खेत में बना कमाएगा वो, कितना मिलेगा उसको। और सरकार ने अभी मोदी जी ने क्या किया, 16.5 रुपया रोज, 2 चाय भी नहीं मिलती उसमें, लखनऊ जिस शहर में 2 चाय नहीं मिल सकती है, तो 16 रुपए रोज पर कहा कि मैं इनको 500 रुपया महीना को 2,000 रुपया बोला, तीसरा महीना देता है 2,000 रुपया। लेकिन बोले वो हम तो 2,000 रुपया चेक दे दिया, कुछ मिला कुछ लोग नहीं मिला, ऐसे है। लेकिन 16 रुपया रोज किसान को और अंबानी को कितना दिया, ये सोचने की बात है। तो किसान को जो सरकार सहयोग नहीं करेगी, सब्सिडी नहीं देगी, क्योंकि अब एक सवाल ये उठता है कि देश में 36% या 26% या 40%, 45% जो अनाज अभी दिया उन लोगों ने सबको, 2 रुपया किलो पर अनाज दिया, चावल गेहूं दिया, तो किसान के खेत में पैदा हुआ तो दिया। हम सरकार को समझते हैं कि हमारी एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाती है। हमारी अगर C2 में जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक C2 में अगर जो हमारी एमएसपी तय होगी, हमारा धान गेहूं तो 3,000 रुपया 3,500 कुंटल बिकेगा। 3,500 रुपया कुंटल हमारा गेहूं लेकर के ये जो है 2 रुपया किलो जब देंगे तो पता चलता है इनको, है कि नहीं है। लेकिन गेहूं का 1,800 रुपया कुंटल दलालों से खरीदवा लेते हैं, उनसे खरीद के जमा कर देते हैं, क्रय केंद्र नहीं खोलते। और नया कानून तो उन्होंने जो बना दिया, इस कानून के मुताबिक तो ये खरीदारी करवे नहीं करेंगे, झूठ बोल रहे हैं। खुद भंडारण कानून बना दिया, कह रहे आपके पक्ष में कानून बनाया। आपको याद होगा, हिस्ट्री में देखेंगे आप तो 1943 में कंपनियों के भंडार में अनाज चला गया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वहां पर, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार बनी थी। 50 लाख लोग, अमर सेन की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख लोग मर गए गरीबी और काल में, लिखा है उन्होंने इस बात को, और अनाज रिलीज नहीं हुआ। आज तो कानून उन्होंने वही बना दिया है कि गरीब खा ही नहीं सकता है। तो सारा देश का जो भंडार, अनाज का भंडार से लेकर के पूरी फूड प्रोसेसिंग है, और जितना लोगों को सुविधा मिलेगी, दूध दही से लेकर के मछली और तमाम किसान जो पैदा करता है, ये सारी सुविधाएं तो किसान की कीमत पर मिलती ना, सारी सुविधाएं तो किसान की कीमत पर मिलती है। तो किसान अपनी पूरी कीमत चुकाएगा, और फटे हाल आपने देखा कैसे मजाक उड़ाया किसान का इन लोगों ने। दिल्ली में तमिलनाडु किसान जींस पहन के आए थे, तो गोदी मीडिया ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और सरकार ने कहा ये जींस पहने हुए हैं, किसान नहीं हो सकते। इनके दिमाग में मुंशी प्रेमचंद का किसान, जो गोबर और जो है वो बने हुए हैं लोग हैं, कि ये जो है फटा धोती, जब तक उसका जो है सारा रंग दिखाई न देता हो, पैर में बड़ी बड़ी बवाई न फटी हुई हो, है ना, और पेट पीठ में सटा हुआ न हो, हाथ में बवाई न फटी हो, चेहरा काला कर उठा न हो, तब तक ये नहीं समझते कि ये किसान है।
और इसीलिए ये उसका मजाक उड़ाते हैं, सारी पॉलिसी किसानों के खिलाफ बनाते हैं। कहते हैं अभी बताइए खाद जो है इतना महंगा किया इन्होंने, बिजली 22,000 रुपया रेंटल देना होगा, 10 पावर का मोटर का लगाएंगे, ये पॉलिसी किसान के हित में तो नहीं है। पंजाब की सरकार ने तो 5 पावर मोटर मैंने सिंचाई के लिए बिजली फ्री देते हैं, और उत्तर प्रदेश में 10 पावर का मोटर लगाएगा तो 180 रुपया पर हार्स पावर के हिसाब से उसको रेंटल देना होगा सालाना, तो 22,000 रुपया उसको देना पड़ेगा सालाना। 22,000 रुपया के लिए उसको कम से कम 16 कुंटल गेहूं बेचेगा, और एमएसपी वो तब दे पाएगा उनको। तो 16 कुंटल गेहूं बेच के तो बिजली का बिल जमा करे वो केवल पंप मोटर चलाने के लिए। ये जो पूरी पॉलिसी है वो इनके खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, और हम लोग बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं कि ये किसान आयोग बनना चाहिए, जो किसान संगठनों को उसमें आयोग में बनाया जाना चाहिए, जो किसान संगठनों का हो, पूरे देश में रिकग्नाइज हो। अपने SC/ST आयोग बनाया, अपने मानवाधिकार आयोग बनाया, तो एक किसान आयोग जो किसानों की भागीदारी हो, उसमें सारे किसान सदस्य इन्होंने नहीं बनाया, ऐसा पूरे देश में नहीं बनाया, राज्य बनाया, देश बनाया, नाटक करते रहे। उनका प्रतिनिधि भी देश की संसद में नहीं जाता, उनका प्रतिनिधि भी चुन करके देश की संसद में नहीं जाता। हमने ये भी कहा कि देश की संसद में भागीदारी के लिए आप जो है वर्गीय संवर्गीय ढांचा जो देश का है कि किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, पूंजीपति हैं, तो सभी वर्गों के प्रतिनिधि आबादी के हिसाब से चुन दीजिए उनको, और संसद में प्रतिनिधि चले जाए। तो जब तक देश की संसद में किसानों द्वारा किसान कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसान प्रतिनिधि चुन के नहीं जाएगा, इनका हित हो ही नहीं सकता है, इनके पक्ष में पॉलिसी बनेगी ही नहीं। तो संसद में आप देखे होंगे इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी उस दौर में कंपनियों के प्रतिनिधि होते थे। 1858 में जी जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ वो 1835 में होना था। देश की संसद में अगर जो किसान प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, तो मैंने प्रस्ताव भी पास किया था इस पर, कई संगठनों के लोग मिल करके हम लोगों ने पास किया कि किसानों के प्रतिनिधि किधर के संसद में जाए। जब तक जो है किसानों के प्रतिनिधि संसद में नहीं जाते हैं, ये पार्टियों के प्रतिनिधि जो चुन करके आते हैं, कि संसद जो है कारपोरेट के हाथ चली जाती है, कंपनियों के लोग चुन के जाते हैं। भारत की जो सिस्टम है, भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। रिप्रेजेंटेटिव में सभी संघ के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि किसान कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो, आदि के हिसाब से, किसान कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से हो, मजदूर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी आबादी के आधार हो, और छात्रों की हो। तो निश्चित हर यूनिवर्सिटी से एक MLC, एक MP चुन के जाना चाहिए देश की पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट विस्तार करिए, 545 क्यों रखे हुए हैं? 1,000 आइए, इतनी बड़ी आबादी के प्रतिनिधि 545 कैसे हो सकते हैं? 140 देश की है। तो जब तक किसको प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाएंगे, मजदूर नहीं जाएंगे, कानून हमेशा किसानों मजदूर खिलाफ बनता रहेगा।